पुरस्कार वजूद किस्त नंबर 15। आलम आरा का खौफ अब बहुत बढ़ चुका था। इसके आसाब साथ छोड़ते जा रहे थे। हालांकि कोठी में बेशुमार मुलाजिम थे, गार्ड थे, लेकिन जिन हालात से साबका पड़ा था वो बेहद परेशान कुन थे। और न जाने क्यों आलम आरा को यह महसूस हो रहा था कि कोठी बिल्कुल गैर महफूज है और इर्द गिर्द बेशुमार दुश्मन फैले हुए हैं। सतवत जहां और ड्राइवर रहमान की मौत की खबर ने तो आलम आरा को बिल्कुल ही नीम जान कर दिया था। सतवत जहां से बड़ी पुरानी वाबस्तगी थी, एक इंतहाई नफीस औरत जो एक अहमकाना अमल के तहत मौत का शिकार हो गई। न जाने मेहताब अली ने क्या मुसीबत गले लगा ली है। शोहर की हैसियत बेशक मुसल्लिम, लेकिन बीवी को सिर्फ एक डेकोरेशन पीस समझना बहुत गैर मुनासिब बात थी। आलम आरा को हमेशा ये एहसास रहा कि बहुत अच्छी फितरत के होने के बावजूद मेहताब अली में ये कमजोरी रही, अपनी जात के सामने उन्होंने कभी किसी को कोई हैसियत नहीं दी थी। बेशतर मामलात ऐसे होते जिनमें शोहर और बीवी के बाहमी मशवरे कारामद रहते हैं, लेकिन मेहताब अली का ख्याल था कि तमाम तोइशात मुहैया करने के बाद बीवी के हुकूक खत्म हो जाते हैं और इसके बाद इसे शोहर के जाती मामले में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। कारोबार बिल्कुल सेट थे, जायदाद की आमदनी बाकायदगी से आ जाया करती थी और इसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ये इंतजाम आलम आरा ने अपने हाथ में संभाला हुआ था। बेशक मेहताब अली ने इसका बारहा एतराफ किया। बस एतराफ ही तो आखिरी चीज नहीं होती, इसके साथ कुछ और मराहिल भी होते हैं। मेहताब अली को मोहमजुई से दीवानगी की हद तक इश्क था, लेकिन आलम आरा ने बार बार ये बात महसूस की थी कि दुनिया भर के तय्युशात मुहैया होने के बावजूद मेहताब अली की किस्मत खराब है और इसकी तकदीर में जंगलों, पहाड़ों, वीरानों और दलदलों में जाना लिखा है, जहां जिंदगी को लम्हा लम्हा खतरात लाहिक रहते हैं। अब यहां आलम आरा की बात में फर्क था। इश्क की मंजिलें तो ऐसी ही हुआ करती है कि इंसान दुनिया और माफिया से बेखबर रहे और न जाने कहां कहां लज्जत महसूस करता है। बहरहाल आलम आरा ने मेहताब अली की इस फितरत से भी समझौता कर लिया था और अपनी जिंदगी में एक डगर बना ली थी। मेहताब अली बाज़ौक़ात 1.5-2 साल तक मेहताबपुर से गायब रहते। वापिस आते तो वो दिन बहुत अच्छे होते। आलम आरा को खूब सैरो सियाहतें कराई जाती थी, दूरी की माजूरी दूर हो जाती थी और इन दूरियों की कसर पूरी करने की कोशिश की जाती थी। फिर अचानक एक रात कंवर मेहताब अली वापिस आ गए। उन्होंने अजीब अंदाज में आलम आरा से मुलाकात की थी। इनके आने की खबर किसी को भी नहीं हो पाई थी, यहां तक के चौकीदार को भी नहीं, वरना इस अंदाज में वो कभी नहीं आए थे। अव्वल तो कहीं ना कहीं अपनी आमद की इत्तला पहले से दे दिया करते थे और एयरपोर्ट पर आलम आरा और बच्चियां इनका इस्तकबाल करती थी। लेकिन इस बार न जाने क्या हुआ था। आलम आरा ने रात की खाने वगैरह से फरागत हासिल करके और अपने तमाम मामूलात से फुर्सत पाने के बाद अपने कमरे का रुख किया था। बच्चियां अलग अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। जब वो ख्वाबगाह में दाखिल होकर रोशनी जलाने लगी तो इन्हें कंवर मेहताब अली की आवाज सुनाई दी। तेज रोशनी न जलाओ आलम आरा, मध्यम बल्ब रोशन करो। आलम आरा इस जवाब से इतनी बदहवास हुई कि गिरते गिरते बची। इसने इसके बावजूद आसाब पर काबू पा लिया और 0 का बल्ब जलाया था। कंवर मेहताब अली अपनी आरामदेह कुर्सी पर दराज मुस्कुरा रहे थे। आलम आरा की आंखें शदीद हैरत से फैल गई। क्या मतलब? आप अचानक इस तरह? हाँ यार, इस बार जरा अजीबोगरीब मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।
لیکن آپ یہاں آئے کیسے؟ کسی نے مجھے خبر تک نہیں دی، چوکیدار تک نے اطلاع نہیں دی، اور آپ نے… تمہارے یہ تمام سوالات فطری ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ کیسی ہو؟ کنور مہتاب علی نے معمول کے مطابق عالم آرا کا استقبال کیا۔ عالم آرا کو ان کا لمس کائنات میں ہر چیز سے زیادہ دلکش لگتا تھا۔ وہ دیر تک کنور مہتاب علی کے لمس میں ڈوبی رہی، پھر اس نے کہا، آپ نے یہ سرپرائز کیوں دیا؟ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ بیٹھو۔ میں اصل میں اس بار ایک سخت مشکل کا شکار ہو گیا ہوں۔ خدا خیر کرے، مگر آپ آئے کیسے؟ میں آ گیا ہوں، لیکن رکوں گا نہیں۔ میں سخت مشکل میں گرفتار ہوں۔ اور دیکھو، کنور مہتاب علی نے کہا، اور عالم آرا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئی۔ پھر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ایک ننھا سا بچہ کپڑوں میں لپٹایا تھا۔ عالم آرا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ اس کے منہ سے آواز نکلی۔ یہی میری الجھن ہے، کنور مہتاب علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر یہ کون ہے؟ کس کا بچہ ہے؟ انسان ہی کا بچہ ہے، بلکہ بچہ نہیں بچی ہے۔ سنو عالم آرا، میں یہاں زیادہ دیر نہ رک سکوں گا۔ میں خطرات میں گھرا ہوا ہوں۔ تم یوں سمجھ لو میری زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ مجھے تلاش کرنے والے سب سے پہلے یہیں کا رخ کریں گے۔ تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے کچھ تو بتائیے، کیا بات ہے؟ عالم آرا نے سخت پریشانی میں کہا۔ اگر اس وقت تمہیں تفصیل بتانے بیٹھ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کا موقع بالکل نہیں ہے۔ سنو عالم آرا، یہ بچی میری زندگی کی ضمانت ہے۔ تمہیں اس کا تحفظ کرنا ہے ہر قیمت پر۔ جہاں چاہو اسے رکھو، جس طرح چاہو اس کی حفاظت کرو، تمہیں اس کا اختیار ہے۔ بس اسے زندہ سلامت رہنا چاہیے۔ تم اسے دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھو گی، کسی کو اس کے بارے میں کانوں کان خبر نہ ہونے دو گی۔ میں جانتا ہوں یہ ایک مشکل گھڑی ہے، مگر تمہیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں گے؟ جاؤں گا نہیں، جا رہا ہوں۔ کہاں؟ اس کا فیصلہ ابھی خود بھی نہیں کر پایا۔ میرا کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ کیا میں یہ سوچ کر مر نہ جاؤں گی کہ خدا نہ خواستہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ میرے دشمن؟ کنور مہتاب علی کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے دشمن بیچارے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں یکسو رہوں۔ بچی کا تحفظ اگر ممکن ہو جائے تو میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ اگر یہ دوسری ذمہ داری اٹھانی پڑی تو مار کھا سکتا ہوں۔ مجھ سے فون پر رابطہ کریں گے؟ عالم آرا نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو کانوں کان میرے یہاں آنے کی خبر ہو سکے، بچیوں کو بھی نہیں، قطعی نہیں۔ معاملہ بہت خطرناک ہے، تم ہر طرح محتاط رہو گی، بچیوں کا بھی خاص خیال رکھنا۔ بہتر ہے کہ کوٹھی سے باہر ان کی ایکٹیویٹی نہ ہو، کیونکہ میرے دشمن مجھے مجبور کرنے کے لیے بچیوں کو قابو کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑے عرصے کی تکلیف ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھ پر کیا بیتے گی آپ کو اندازہ ہے؟ پورا اندازہ ہے، لیکن دوست مشکل آ پڑی ہے، ساتھ دو۔ مہتاب علی نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور عالم آرا پگھل گئی۔ دیوان سرکار کو رازدار بنا سکتی ہوں؟ دیوان سرکار؟ مہتاب علی ایک لمحے سرپٹایا، پھر بولا، ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے پارٹنر، میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ عالم آرا نے آنسو بھری آواز میں کہا، اور مہتاب علی اس کی پیشانی چوم کر باہر نکل گیا۔ عالم آرا نے احتیاطاً قدم باہر نہیں رکھا تھا، لیکن مہتاب علی کے جانے کے بعد اس پر اعصابی دباؤ کا دورہ پڑا تھا۔ بہت دیر تک وہ اپنے آپ کو سنبھالتی رہی، پھر وہ بچی کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے بچی کو بغور دیکھا،
ऐसे दिलकश नकूश की मालिक थी कि दिल बाहर निकल आए। बहुत ही छोटी थी, इसकी परवरिश भी एक मुश्किल काम होगी। भला ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ रहे और दूसरों की निगाहों से बची रहे? नामुमकिन है। क्या करूं? इसके बाद दीवान सरकार से मशवरे के सिवा कोई चाराकार नहीं था। बच्ची को सीने में छुपाए वो बाहर निकल आई और दीवान सरकार को इसकी रहाइशगाह में पकड़ा। वो उसे देखकर हैरान सा हो गया था। मुझे क्यों ना तलब कर लिया रानी साहिबा? तकल्लुफात का वक्त नहीं है, एक शदीद मुश्किल आ पड़ी है। खैरियत? दीवान सरकार ने कहा और आलम आरा ने इसे सारी कहानी सुना दी। दीवान सरकार ने बच्ची को गोद में ले लिया। वो खुद शशदर नजर आ रहा था। देर तक इसके मुंह से आवाज न निकल सकी। वो भुचक्की निगाहों से आलम आरा को देख रहा था। फिर इसने फीकी सी हंसी के साथ कहा, एक बात भी समझ में नहीं आई। बातों पर गौर करने का वक्त नहीं है दीवान सरकार। जो हालात निगाहों के सामने हैं वो इस बात के मुतकाजी है कि हम फौरी तौर पर कोई अमल करें। कंवर साहिब के पास अगर इस मसले का कोई हल होता तो तुम जानते हो वो दूसरों पर इन्हिसार करने के आदी नहीं है, खुद ही कोई तजवीज पेश करते। फोन तक पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते कि किसी को यहां से इनके राब्ते का एहसास हो जाएगा। इन हालात में तुम समझते हो कि हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। मेरा जहन कोई फैसला करने से कासिर है। मुझे उन्होंने इजाजत दी थी कि तुम्हारे अलावा किसी को राजदार ना बनाऊं। बताओ क्या करूं दीवान सरकार? दीवान सरकार बहुत देर तक सोचता रहा। फिर इसने कहा, कई तजावीज हैं मेरे जहन में। रानी साहिबा, हम इस बच्ची को सर्वेंट क्वार्टर में किसी मुलाजमा के हवाले करके इसकी मुस्तकिल ड्यूटी इस बात पर लगा सकते हैं कि वो सिर्फ इस बच्ची की परवरिश करे और इसे अपनी बच्ची जाहिर करे। लेकिन ये एक मखदूश कदम होगा। बकौल कंवर साहिब के यकीनन इनके दुश्मनों की निगाहें इस समत होंगी और मुलाजिमों पर क्या भरोसा। वो ज़हनी तौर पर इतने ताकतवर तो नहीं होते कि बात को खुश उसलूबी से निभा जाएं। 6 मगोइयां होंगी और बच्ची मंजरे आम पर आ जाएगी। जाहिर है कंवर साहिब ये नहीं चाहते। मैं खुद भी न जाने क्या क्या सोचती रही हूं, लेकिन बात किसी तरह जहन में नहीं बैठ रही। एक तरकीब आई है मेरे जहन में, अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो हम कुछ अरसे के लिए महफूज रह सकते हैं। भला क्या? मैं बच्ची को अभी और इसी वक्त लेकर दारुल हुकूमत चला जाऊं और इसे सतवत जहां के सुपुर्द कर दूं। सतवत जहां को बस इस हद तक बताया जाए कि बच्ची किसी की निगाहों में ना आने पाए, वरना दुश्मनी का शिकार हो सकती है। इससे मैं बात कर लूंगा। आप इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। बस मुझे बताइए, क्या ये अमल बेहतर रहेगा? मेरे खुदा, तुमने इतनी उम्दगी से सोचा है कि मैं ख्वाब में भी ये बात नहीं सोच सकती थी। वाकई इससे बेहतर कोई तरकीब नहीं, और नहीं हो सकती इससे बेहतर। इसमें हमें बस ये करना होगा कि बच्ची हमारी निगाहों से दूर रहे। लेकिन सतवत जहां एक नहायत जिम्मेदार औरत है, हमारी पूरी जिंदगी की साथी, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मुअस्सर और कोई शख्सियत नहीं हो सकती। बस तो फिर सारे खदशात जहन से निकाल दीजिए। ये इब्तदा है और अभी किसी को अंदाजा नहीं होगा। मैं चला जाता हूं। ठीक है दीवान सरकार, बात दिल को लगती है। खुदा तुम्हें कामयाबी अता करे। पूरी तरह सतवत जहां को समझा देना बाद में। मैं टेलीफोन पर इससे गुफ्तगू कर लूंगी। आप मुतमईन रहें, दीवान सरकार ने कहा, और इसके बाद इसने आलम आरा ही के सामने तैयारियां की। आलम आरा ने इसे हदायत देते हुए कहा, सतवत जहां से कह देना कि इसे नाजुक फूलों की तरह संभाल कर रखे और अपनी तमाम जिम्मेदारियां खत्म करके सिर्फ इस जिम्मेदारी को निभाए। आप इस तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहें। कुछ देर बाद दीवान सरकार कार में बैठकर चल पड़ा और आलम आरा परेशानी से वापिस आकर कमरे में बैठ गई।
बच्चियां पुरस्कून थी। इनके फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं हुआ था कि रातों रात क्या वाकयात पेश आए हैं। दीवान सरकार सुबह के वक्त वापस आ गया और इसने बताया कि सतवत जहां को तमाम तर हदायत दे दी गई हैं। रहमान और सतवत जहां ने इस बात का इजहार किया है कि वो पूरी तरह मुहतात रहेंगे। बस इसके बाद दिन गुजरने लगे, पहरे सख्त कर दिए गए। तीसरे ही दिन इस बात के मजबूत शवाहिद मिल गए कि कुछ पुलिसरार लोग कोठी के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और मुलाजिमों वगैरह से भी मालूमात हासिल की जा रही है। मुलाजिमों को जर्रा बराबर कोई बात नहीं मालूम थी, इसलिए भला कोई किसी को क्या बताता। बाद में सतवत जहां से भी राब्ते कायम हुए और सतवत जहां ने पूरे इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन फिर कुछ रोज से सतवत जहां ने इस खौफ का इजहार किया कि मेहताबपुर हाउस में कुछ पुरस्कार सरगर्मियां देखी गई हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ नामालूम लोग मेहताबपुर हाउस में घूम फिर रहे हैं। अभी तक किसी से मुठभेड़ तो नहीं हुई, लेकिन बस ये एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया है। दीवान सरकार से तज़किरा किया तो इसने कहा कि सतवत जहां को सिचुएशन बता दी गई है, बहुत मोहतात औरत है। और फिर दूसरी रात से सतवत जहां से राब्ता कायम नहीं हुआ था और अब ये इत्तला मिली थी, अगर सतवत जहां और रहमान को कत्ल कर दिया गया है तो जाहिर है बच्ची किसी खतरे में पड़ गई है। अव्वल तो इनकी मौत और फिर बच्ची, जबकि इस दिन के बाद से मेहताब अली ने आज तक किसी भी तरह से राब्ता कायम नहीं किया था। रानी आलम आरा के होश उड़े जा रहे थे, शदीद बेचैनी का शिकार थी और न जाने क्या हो सकता है, कैसे इस सूरत हाल का कोई हल निकले। आह, न जाने बच्ची के साथ क्या हुआ। शदीद परेशानी के आलम में वो अकबी समत खुलने वाली खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर कंपाउंड में ऑस्ट्रेलिया के लेट्स हाउंड टहल रहे थे। इतने खूंखार कुत्ते थे कि देखकर दहशत होती थी। दीवान सरकार मौजूद नहीं था, लेकिन हवेली का तहफ्फुज खासा माकूल था। फिर अचानक ही आलम आरा के जहन में एक झटका सा लगा। आंखें धोखा नहीं खा रही थी। कंपाउंड के अकबी दीवार से एक सर ऊपर उभर रहा था। फासला बेशक काफी था, लेकिन आलम आरा की आंखें अंधेरे में बखूबी देख रही थी। 100% एक इंसानी जिस्म था जो कंपाउंड की अकबी दीवार पर बुलंद हो रहा था। आलम आरा के बदन में गरम गरम लहरें दौड़ गई। कोई खौफनाक वाकया पेश आने वाला था। यकीनन कोई इंतहाई खौफनाक वाकया पेश आने वाला है।